हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपको डीओई की तरफ से एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर मिला है ना मैथ्स का, वो कराने वाली हूँ। इस पेपर को हमने स्टार्ट कर दिया है। 2 सेक्शन हमने इसके कर लिए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन सी भी हमने शुरू कर दिया था। उसके हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज बाकी के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट सेक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, उसमें यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है। द फॉलोइंग टेबल शोज द रन स्कोर इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। आपको एक टेबल दे रखी है, इसमें रन दे रखे हैं कि एक वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ था, उसमें कितने रन स्कोर किए गए। तो ये ओवर आपको यहाँ दे रखा है और यहाँ पर रन स्कोर दे रखे हैं। अब आपको इसका क्या करना है, रिप्रेजेंट द अबव डेटा थ्रू द हिस्टोग्राम। आपको इसका हिस्टोग्राम बनाना है। चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है ये, तो आपको देख के ही पता चल गया होगा। हिस्टोग्राम बनाना आप सभी को आता होगा। अगर मैं इसको यहीं पर ही हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर दूँ, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओवर, और यहाँ पर लिख सकते हैं रन्स स्कोर्ड, ठीक है ना। अब ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 40 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया। 40 to 50 ये बस यहीं छोड़ सकते हैं, चाहो तो 60 भी दिखा सकते हैं। अब ये है 42, 56, 35, 60 और 40, तो आपकी मर्जी, आप कितने भी ले सकते हैं। 10-10 का गैप ले। तो अगर आप यहाँ 10-10 का ले रहे हैं तो 10 हो गया यहाँ पर, 20 हो गया यहाँ पर, 30 हो गया यहाँ, 40 हो गया यहाँ पर, 50 हो गया यहाँ पर, और 60 हो गया यहाँ पर, और ले लेते हैं 71, ठीक है। अब 0 to 10 में जैसे 42 है, तो यहाँ कहीं वो लाई करेगा ना, ये बना दिया। देन 10 to 20 में 56 है, तो यहाँ पर कहीं वो लाई करने वाला है ना। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, इसी के साथ लेके जाएंगे, ठीक है। ये आ गया 10 to 20 to 30 में 35 है, तो 30 और 40 के बीच में ये लाई करने वाला है, तो ये बिल्कुल सेंटर में हमने ये आ गया। देन 60 है उसके बाद, तो ये 60 बन जाएगा इतना। कि आप बिल्कुल प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बनाओगे ना तो एकदम सही बनेगा। देन 40 to 50 में 40 है, क्लियर। ये आपका बन गया हिस्टोग्राम। आसान था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, PQRS is a rectangle and ABCD are the midpoint of side PQ, QR, RS and SP respectively. Show that the quadrilateral ABCD is a rhombus. कह रहा है आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है PQRS। अब उसके कुछ मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, चारों साइड के एक एक मिड पॉइंट। उन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया आपने, और उससे आपको ये शो करना है कि जो वो ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बना है वो एक रोम्बस है। तो आपको पता है कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो अगर आप ABCD की सारी साइड्स इक्वल कर दोगे उस क्वाड्रिलेटरल की, तो वो रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए। सबसे पहली बात ना, मैंने यहाँ पर देखो ये फिगर ड्रॉ कर रखी है। PQRS अपना जो रेक्टेंगल था वो बना रखा है, ABCD उसके मिड पॉइंट्स बना रखे हैं, एंड PR मैंने एक डायगोनल बना दिया है PQRS का, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये लिखा है ज्वाइन PNR, मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया। अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ PQR की, आप फिगर में देखिए बिल्कुल PQR ट्राइंगल की बात करूँ, तो जो ये A पॉइंट है और जो B पॉइंट है, ये मिड पॉइंट्स है इन दोनों लाइन के, PQ के और QR के, है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो AB है वो PR के पैरेलल भी होगा और उसके हाफ भी होगा। मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग इसको मैंने क्या किया, इन दोनों को फर्स्ट मान के छोड़ दिया है। अब उसी तरीके से मैंने ये ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया, ये वाला, इसको शेड किया है। अब इसमें अगर मैं देखूँ तो COD जो है वो मेरे मिड पॉइंट है PS और SR के, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब जब ये मिड पॉइंट्स हैं तो इसमें भी मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकती हूँ, तो जो CD है वो पैरेलल हो जाएगा PR के और वो हाफ भी हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 2 ले ली। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन से देखें एक चीज़ यहाँ पर, तो CD PR के पैरेलल है, AB भी PR के पैरेलल है, तो फिर AB CD के भी पैरेलल होगा, और साथ के साथ AB जो है वो हाफ ऑफ PR है, CD भी हाफ ऑफ PR है, तो इसका मतलब AB जो है वो CD के इक्वल भी होगा। अब ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें एक साइड पैरेलल भी आ गया और इक्वल भी आ गया, तो जब एक साइड पैरेलल और इक्वल आता है तो मैं कह सकती हूँ वो पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया, लेकिन मुझे इसे रोम्बस प्रूव करना है, तो इसके सारी साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो 2 ट्राइंगल्स लिए मैंने यहाँ पर, क्या करने के लिए, यहाँ पर उसमें कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए लिए। अब कॉन्ग्रुएंसी कहाँ लगा रहे हैं वो देखो, हम यहाँ पहले इसको ये नाम दे देते। मैंने एक ट्राइंगल लिया यहाँ पर, ये वाला, इसको मैं हाईलाइट करूँ ये, और एक ट्राइंगल लिया ये वाला, मिल गए 2 ट्राइंगल। इनमें कॉन्ग्रुएंसी लगेगी कैसे, सबसे पहली बात तो PQ जो है वो AQ के इक्वल होगा, सॉरी PA AQ के, क्योंकि A मिड पॉइंट है, ठीक है। दूसरा, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 होते हैं, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, 2 चीज़ें मिल गई। तीसरा,
जो आपके पास पी डी है वो बी क्यू के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब ये आपके पास रेक्टेंगल था पी क्यू आर एस, तो इसमें पी एस जो है वो क्यू आर के इक्वल था। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना रेक्टेंगल की, तो उसका हाफ भी तो इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब पी डी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू बी के आ जाएगा ना। तो तीन चीज़ मिल गई। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल मैंने क्या किया, वही तीन चीज़ लगा के यहाँ पर देखो ये रे, पहली चीज़ ये रही, दूसरी चीज़ ये रही, तीसरी चीज़ ये रही, कॉन्ग्रुएंसी लगा के कॉन्ग्रुएंट कर दी। कॉन्ग्रुएंट मैंने इसलिए किया ताकि मैं इन दोनों साइड्स को AD को AB के इक्वल कर सकूँ CPCT से। तो मैंने AD को इससे CPCT से इक्वल कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? उसी तरीके से अब अगर मैं ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल्स लेती हूँ, एक ये वाला ट्रायंगल छोटे वाला और एक ये वाला, तो इनमें भी मैं ऐसी कॉन्ग्रुएंसी लगा के इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर सकती हूँ। फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा CD वाली साइड है वो BC वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। तो कॉन्ग्रुएंसी ना लगा के मैंने सीधा सिमिलरली में लिख दिया। ठीक है, अब आप अपने इक्वेशन 3 देखो, AB जो है CD के इक्वल था, इक्वेशन 4 में AD AB के इक्वल है, और इक्वेशन 5 में CD BC के इक्वल है। तो इन तीनों इक्वेशन से एक चीज़ निकल के आ रही है कि चारों ही साइड आपस में इक्वल है। और जब ये चारों साइड आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ABCD क्या है, मेरा यहाँ पर एक रोम्बस है। क्लियर? ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, 30 नंबर का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। इसमें क्या कह रहा है आपसे, द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे इन द मंथ ऑफ जनवरी इज प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। आपको टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पर दिल्ली का 3 AM से 3 PM तक का टेम्परेचर आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन 12 आवर इंटरवल। आपको टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस निकालना है 12 आवर इंटरवल में। तो 12 घंटे का ही टेम्परेचर दे रखा है, तो 8 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कितना आ गया इसका डिफरेंस, अगर मैं माइनस करूंगी तो 10 डिग्री सेल्सियस आ। क्लियर? नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, एट व्हाट टाइम द डे वाज द कोल्डेस्ट। सबसे ज़्यादा ठंड कौन से टाइम पे थी? तो जब सबसे कम टेम्परेचर होगा, तो 6 AM पे सबसे कम टेम्परेचर है 7 डिग्री, तो एट 6 AM। क्लियर? नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, हाउ डिड द टेम्परेचर वेरी फ्रॉम 3 AM टू 6 AM। सुबह के 3 बजे से 6 बजे तक में टेम्परेचर कैसे वेरी किया? 1 डिग्री कम हो गया है ना। तो लिख देंगे टेम्परेचर डिक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री से कम हो गया। क्लियर? ये था आसान सा क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है यहाँ पर 3 मार्क्स वालों का। अब जो है नेक्स्ट सेक्शन D है, उसमें 4 ही क्वेश्चन है पर 5 मार्क्स, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन 3 क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत लगती है आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।